I never thought I'd feel like this. हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है उज्जवल दत्ता। उज्जवल दत्ता के बारे में पहले बेसिकली बता दूं, इन्होंने 12th के बाद ही इतना फोकस था ये आदमी, उसके बाद से ही डायरेक्ट इसने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ली। मर्चेंट नेवी वैसे तो बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत एडवेंचरस है, लेकिन हमें डीप डाउन नहीं पता, क्योंकि वो एक वही बता सकता है जो उसमें काम कर रहा है या काम कर चुका हो। इसको ऑलमोस्ट 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऑन फील्ड में। उसके बाद अब ये छुट्टी आया हुआ है आई थिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे ही। कैसे हो उज्जवल भाई? बस बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? सब बढ़िया, सब बढ़िया। काम बढ़िया चल रहा चलिए भाई। और ये बता, किस में 12th किस में गई थी बेसिकली? क्या उसमें स्ट्रीम कौन है। सी? मेरी स्ट्रीम थी नॉन मेडिकल, में नॉन मेडिकल ली थी। 10वीं 12वीं तक तो मेरे को ये भी नहीं पता था मर्चेंट नेवी होता क्या है। अच्छा। 12वीं का रिजल्ट आ गया तब भी नहीं पता था मर्चेंट नेवी होता क्या है। तो गूगल थोड़ा रिसर्च किया, ये किया। दरअसल प्लान मेरा था नहीं कभी भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। मैं 12वीं के बाद आईएलटीएस की कोचिंग चालू कर दी थी। ठीक है। और ऐसे एज ए सेकंड ऑप्शन मर्चेंट नेवी डाल दिया था, क्योंकि ना ही नॉलेज थी, ना ही कोई नॉलेज देने वाला बंदा था। ओके। फैमिली में भी कोई नहीं था जिसने कभी ज्वाइन किया हुआ है, कोई हो एक्सपीरियंस। तो बेसिकली कुछ पता भी नहीं था कि ज्वाइन कैसे करते हैं वो। बस ऐसे रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस रिसर्च किया, गूगल पे थोड़ा क्या क्या तरीके हैं ज्वाइनिंग के, ये वो। तो पता चला बाद में कि 12th के बाद डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करके एक कोर्स होता है। ओके। वो 1 साल का कोर्स होता है, उसके बाद तुम्हें सीधा जहाज पे चढ़ा देते हैं। अच्छा। बस फिर मैंने सुना, मैं कहा सही है यार, ये तो कर लेते हैं। ऐसी में कुछ अप्लाई एज सेकंड ऑप्शन ही अप्लाई करा मैंने कंपनीज में, ये वो ऐसे ही थोड़ा बहुत किया। और कंपनीज ने फिर रिप्लाई किया कि हाँ इंटरव्यू शेड्यूल किए, ये वो। मैं दिए, ऑनलाइन ही चल रहे थे तब तो कोविड की वजह से, तो ऑनलाइन ही दे रहा था मैं इंटरव्यू वगैरह। हो गए थे इंटरव्यू, आईएलटीएस की कोचिंग भी चल रही थी साथ में। फिर एक दिन ऐसे ही रैंडम रिजल्ट आ गया कि कंपनी से कि यू आर सिलेक्टेड, ये वो ऐसे ऐसे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऑप्शन तो ये भी सही है। हाँ। कि अगर तुम्हें यंग एज में अच्छा, हाँ मतलब तुम सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो यंग एज में, तो अच्छा ऑप्शन है ये भी, इसमें भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो घर वालों से थोड़ी बातचीत करी, ये किया, कहते देख लो जो सही लगे कर लो। फिर हमने कहा चलो इधर ही चलते हैं, फिर कुछ नया ट्राई करते हैं, फील्ड से थोड़ा अलग जाते हैं। हाँ राइट। बस। और फैमिली में कोई था मतलब बच्चे में पहले कोई भी रिलेशन में? तो मतलब कोई भी नहीं था, ऐसे दूर दूर से कहीं से बात करके, रिश्तेदारियों में ऐसे ही किसी से कभी बात कर ली थी कि हाँ वो है, उससे बात करके देख लो कैसा है, सही है, ठीक है, ये है वो, बस बाकी वही था। ठीक। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्टार्ट से? तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एज एन ऑफिसर अगर आपको ज्वाइन करना है मर्चेंट नेवी में, तो 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक तो डेक डिपार्टमेंट हो गया और एक हो गया इंजन डिपार्टमेंट। ओके। डेक डिपार्टमेंट का काम रह गया कि नेविगेशन एंड ऑल, पेपर वर्क, सब रूट प्लान, ये सब कार्गो ऑपरेशंस देखना। और इंजन वालों का काम होता है कि मेन मशीनरी पूरी सही चल रही है जहाज की, सब वही देखते रहो। ओके ओके। तो वही होता है। बाकी अगर नेविगेशन साइड ज्वाइन करना है आपको, तो सबसे बेस्ट जो मैं बोलूंगा वो 12th के बाद सीधा डीएनएस कोर्स कर लेना चाहिए, सबसे बेस्ट। बाकी बीएससी नॉटिकल साइंस से भी आप डेक डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, बट अंतर बस इतना है कि उसके लिए आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद फिर आप तब जहाज पे जाओगे। और इसमें ये है कि आप 1 साल का कोर्स कर रहे हो और सीधा जा रहे हो बस जहाज पे। और कौन कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं जो बेसिकली जो फेमस है और जो अच्छे लेवल पे कराते हैं? मैंने जहाँ से किया था वो था तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट पुणे में। ओके। वो मतलब वेल रेप्यूटेड कॉलेज है पूरा, इंजीनियरिंग के लिए भी अच्छा है, नेविगेशन, ये सब, डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, इन सब के लिए भी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि मतलब वहीं से ही करो तो सही है, मतलब तुम एटलीस्ट प्लेस तो हो ही जाओगे कहीं ना कहीं। हाँ राइट। बाकी और भी कॉलेजेस हो गए, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न हो गया, टीएस रहमान है, और आईएमआई नोएडा है, ऐसे मतलब और भी कॉलेजेस। लेकिन ये टॉप के मतलब जो तुम्हें कंपनी बहुत अच्छी अच्छी आती है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। और इस मतलब एजुकेशन में क्या क्या होता है, मतलब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं तुम्हारे? मतलब बेसिकली कोर यही समझाते हैं? क्योंकि भाई जैसे हमने बीसीए एमसीए करी है, हमारी फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता सब्जेक्ट। तो तुम्हारे में भी सेम ऐसी होती है या कुछ? हमारे में ऐसे है कि जो तुम्हें 1 साल में पढ़ाया जाएगा वो तुम्हें सही में यूज होएगा तुम्हारी। अच्छा। और वो तो जो तुम जहाज पे जाके यूज करोगे। ओके। तो बिल्कुल ही अलग डिपार्टमेंट है वो स्टडीज का। अच्छा अच्छा ठीक है। नेविगेशन एंड रिलेटेड सब कुछ सब। ठीक। उसके बाद फिर हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर हमें ऐसे कि हम जाते हैं पहले ही शिप में एज ए डेक कैडेट ट्रेनी नेविगेटिंग ऑफिसर। अब नाम के लिए ट्रेनी होते, लेकिन आपको भी पता है किसी के भी नाम के आगे ट्रेनी लग रहा है तो उसको फेल दिया ही जाता है। अच्छा। तो गया था डेक कैडेट, ऐसे हमें 18 महीने करने होते हैं। जब हमारे डेक कैडेट में 18 महीने हो जाते हैं, उसके बाद हमें
6 रिटर्न्स और 3 ओरल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है वो। उसको हमें अब वही सब कोर्सेस वगैरह करके अप्लाई करना पड़ता है, और जब क्लियर हो जाता है तो हमारे पास सेकंड मेट का लाइसेंस आ जाता है। तो उस लाइसेंस से क्या है कि आप एज एन थर्ड ऑफिसर सेल कर सकते हो, मतलब बेसिकली ऑफिसर आप बने हो, पहले ट्रेनिंग थे। ठीक है। और सैलरी में भी फिर अच्छी खासी हाइक हो जाती है उसके बाद। ठीक है, सैलरी पे भी आते हैं अभी मेन तो। ओके, तो अब उसके बाद जब इंटर्नशिप हमारी होगी तो उसके बाद जब वही कंपनी हायर कर ली, ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, मतलब क्या होते हैं? जब हमारी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कंपनी, उसी कंपनी में आप एज ए थर्ड ऑफिसर सेल करते हो। ओके, तो वही रहता है उसमें। ठीक है। एक शिप पे मतलब कितने एम्प्लॉयज होते हैं टोटल? मेरी शिप पे तो 22 थे वैसे, लेकिन अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25 होते हैं। 25 से ज्यादा तो मैंने सुने नहीं। ओके, 22, 25, 20 इतने ही एम्प्लॉयज रहते हैं। ठीक है। उसमें रैंक होता है थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, फिर मैं बताता हूँ, डेक डिपार्टमेंट के लिए स्टार्ट हो जाता है डेक कैडेट, जो स्टार्टिंग है। ओके। उसके बाद जाते हो आप थर्ड ऑफिसर, फिर उसके बाद सेकंड ऑफिसर, फिर उसके बाद चीफ ऑफिसर, फिर उसके बाद कैप्टन। ओके, और वही इंजन डिपार्टमेंट का क्या है, वहाँ पे हो गया फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। ओके, ओके। और मतलब ये मतलब 3 हमारे पास, एक इंजन डिपार्टमेंट में चल रहा है और एक डेक में ही चल रहा है। और एक कैटरिंग डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें से 2 लोग होते हैं, एक मेसमैन और एक चीफ कुक। अच्छा। तो खाने पीने का वही संभालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो खाने में क्या क्या ऑप्शन होते हैं हमारे पास? खाने में तो ऐसे कहूंगा कि ऑप्शन मतलब सब कुछ ही मिलेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर तो मतलब यहाँ पे आ रहे हो तो आपके पास वेजिटेरियन से एक लेवल ऊपर ही रहोगे आप खाने में। अच्छा। वेज रोज मिलेगा आपको, वेज भी मिलता है रोज, लेकिन वेज की क्वालिटी वो नहीं रह पाती। आपको भी पता है, बाहर जा रहे हो तो वेज पे उतना फोकस होता नहीं है कहीं पे भी। तो वही नॉन वेज हाई क्वालिटी आता है, तो मैं भी रोज वही। अच्छा, एक कई लोग ये भी बताते हैं जो मर्चेंट नेवी में है कि वेज फूड कई बार मिलता ही नहीं है शिप पे, तो ऐसा जो वीगन है या वेजिटेरियन है उनके लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा है या मिथ है? मैं कहूंगा है कि मतलब वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं है कोई तुम्हारे ऑप्शन नहीं है। हाँ। उनके लिए भी अच्छा खाना वाना मिल जाता है। मैंने कितने सीनियर्स थे जो कोई और वेजिटेरियन थे, इतने साल हो गए उनको सेलिंग करते हुए, वो कर रहे बढ़िया सेलिंग, कह रहे हो जाता है बस। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बहुत बढ़िया मिल रहा है, बस काम चल रहा है बढ़िया हमारा भी। ओके, खाना वानी सब। उसके बाद पानी में मतलब क्या क्या होता है पानी में? पानी में तो वैसे देखा है कुछ भी नहीं दिखा। पानी में जो मेरे को अब तक दिखा था, डॉल्फिन्स दिखे थे, डॉल्फिन्स के बड़े बड़े बोंडे ये सब। हाँ। बाकी तो कुछ खास दिखा नहीं, सच बताऊं तो। ठीक है। साइलेंट सी पूरा, बाकी वही चिड़िया उड़ रही है बस वही। कितना टफ होता है मतलब सी में मतलब ट्रैवल करना? तुम 1 महीना 2 महीना कई बार ट्रैवल करते हो, है ना? तो मतलब क्या परेशानियां आती होंगी थोड़ी बहुत? तो कभी कभी परेशानियां आती भी है, कभी कभी बहुत बढ़िया भी सेलिंग चल जाती है। अच्छा। बिल्कुल साइलेंट होता है सी। हाँ। जो कभी कभी होता है कि हैवी वेदर होता है, थोड़ा ये वो रोलिंग ज्यादा रहती है, 10-10 दिन तक रोलिंग चल रही है, नींद नहीं आती ढंग से, तो वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। जब नींद नहीं मिलती प्रॉपर तो फिर काम भी नहीं ढंग से हो पाता। ओके। रोलिंग होती है तो काम पे भी फोकस नहीं हो पाता उस हिसाब से ढंग से, ना तुम खा सकते हो। हाँ। कुछ काम भी नहीं कर सकते, सोने जाओगे बेड पे, इधर उधर बेड से नीचे गिर जाओगे, कभी ये सीन है। तो रफ वेदर का सीन रहता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन ठीक है, टाइम के साथ बंदा हैबिचुअल हो टाइम के जाएगा। साथ बंदा हैबिचुअल हो ही जाता है इन सब चीजों में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ना जब स्टार्ट करते हैं तुम डेक पे गए तो क्या क्या तुम्हें मतलब बताते हैं, क्या कैसा वो एक्सपीरियंस कैसा था? जब मैं पहले दिन गया था डेक पे, पहले तो मैं देख के फील ले रहा था कि अरे वाह क्या बढ़िया है, ये व्यू मिल रहा है, बढ़िया मजे आएंगे, ये होगा। हाँ। तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ जो ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी तुम्हारे साथ होती है, वो तुम्हें पूरी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, इक्विपमेंट की वर्किंग कैसे है, ये कैसे चलता है, वैसे तो कोई सिचुएशन आ गई आगे वेसल्स है, तुम क्या एक्शन लोगे, दूसरे वाला क्या एक्शन लेगा, ये सब हमें वही सिखाया जाता है सब कुछ। बाकी पेपर वर्क कैसे चल रहा है जहाज पे, पोर्ट पे हो तुम, पोर्ट पे कैसे कार्गो ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, सब एनालाइज करो, ये करो। ओके। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई कैरी करता नहीं है एज ए कैडेट, बट तुम्हें टीच किया जाता है उस हिसाब से कि तुम एक अच्छे आगे जाके अच्छे ऑफिसर बनो। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद कैसे मतलब स्टार्ट कैसे होता है, मतलब कैसे प्लान कैसे होता है कि मतलब कार्गो पहले लोड होंगे, फिर ये टीम सेलेक्ट होगी, एक प्लान तो पूरा चलता होगा। ऐसा है कि पोर्ट पे लग गए हम, पोर्ट पे कार्गो वार्गो जो भी चल रहा है वो सारा डेक डिपार्टमेंट के अंडर में ही आता है। ओके। कि कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग ये सब कैसे होगा, वॉचेस रखी जाती है हर एक की पर्सनल, कि एक बंदा ही पूरा टाइम तो बैठा नहीं रह सकता, तो डिवाइडेड रहता है। हाँ। क्योंकि तुम एक बार पोर्ट पे लग गए तो 24/7 मतलब काम चलेगा ही जहाज पे, ऐसा सीन है। अच्छा। ड्यूटीज डिवाइड हो जाती हैं, ये हो जाता है।
अगर शोर लीव जाना है किसी को, शोर लीव के लिए भी ऐसा नहीं है कि चले जाओ बस ये वो, तुम अपना ड्यूटी आवर्स काम कंप्लीट कर रहे हो, अपने ऑफ टाइम में जा रहे हो घूमने, घूम के फिर वापस आ रहे हो, फिर जब तक तुम्हारा ऑफ टाइम खत्म हो तुम्हारा फिर से चालू हो जाता है तुम्हारा टाइमिंग काम का, तो फिर वही थोड़ा हेक्टिक हो जाता है पोर्ट्स पे ऑपरेशन। ठीक है। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो भाई कई बार ये सुनते हैं पायरेट्स या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जैक स्पैरो वगैरह, तुम्हें कोई मिला है ऐसा? नहीं, क्योंकि जो हमारा रूट था जनरली वो था यूएस से जापान कहीं जाना, वहां पे ओपन पैसेज है पूरा, कुछ नहीं है, तो इतना पायरेसी इन सब एरियाओं में रहता नहीं है। जापान, यूएस ये सब मतलब थोड़े पर होते हैं अभी भी सीन्स अभी देखे ना, अभी भी हो रहे हैं आज के टाइम में, लेकिन जो ये मेन कॉमन एरियाज है उनके लिए वो हो गए, अफ्रीका साइड हो गए, सुदान साइड, वहां पे रहता है। सिंगापुर स्ट्रेट में भी बहुत आजकल चल रहे हैं केसेस ये वो, तो मतलब चल रहा है अभी भी पायरेसी वगैरह, लेकिन उस लेवल तक नहीं हुई है कि पूरा जहाज लूट लिया गया है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ। मेन उन पायरेट्स का पर्पस ये होता है, आएंगे जहाज पे, थोड़ा सामान खाने पीने का चुरा के ले जाएंगे, ये वो थोड़ा जो उन्हें महंगे मशीनरी आइटम्स दिख रही हैं वो उठा के ले जाते हैं, क्योंकि मेन तो ये लोग गरीब लोग ही होते हैं, इनको कुछ मतलब सर्वाइवल के लिए काम वाम करना होता है, मछुआरे टाइप ही होते हैं मोस्टली, तो वही है बस चलता है। शिपिंग में अभी भी चल ही रही है मतलब पायरेसी तो। ठीक है। और कई बार फाइट्स का भी सुना तुमने, मतलब कुछ ऐसे गन चली हो या फिर? नहीं, ये तो आज के टाइम में मतलब उतना नहीं होता, नेवल साइड में है नहीं इतना फाइटिंग वाइटिंग ये सब। ठीक है। रशिया में चल रहा था, हाँ। उस हिसाब से उस एरिया में मतलब एक तरीके से बंद ही कर दिए थे वेसल्स को भेजना। ठीक है। कि थोड़ा डेंजरस है वो एरिया, तो वहां नहीं जाते थे बेसिकली। अच्छा, तो अब तुम कौन कौन सी कंट्री मतलब ट्रैवल कर चुके हो, या कौन कौन सी कंट्री में तुम बोर्ड खो चुके हो? जब ज्वाइनिंग हुई थी मैं तो गया था पनामा से, ज्वाइनिंग की थी। अच्छा। साइन ऑफ भी मेरा पनामा से ही हुआ था। ठीक है। जब ज्वाइनिंग की पनामा से, अगले दिन ही जहाज ज्वाइन करना था। मैं सोचा था 2-3 दिन का स्टे मिलेगा, मस्त घूमूंगा, इधर उधर जाएंगे। जैसे ही गया होटल से होके उठे, चलो वही जहाज पे डाल दिया। अच्छा। फिर गए वहीं पे ये वो जहाज पे पनामा में। अगले दिन हमारा पनामा ट्रांजिट था। आपको बताओगे पनामा कनाल के बारे में? नहीं पता तो बताता हूँ कि पैसिफिक ओशन को और अटलांटिक ओशन को एक तरीके से पनामा कनाल जोड़ता है। ये अभी 2016-17 में शायद बना है, वो बड़े वेसल्स के लिए बना है कनाल। ले इससे पहले हमें अगर जाना होता था तो हम पूरा नीचे से साउथ अमेरिका के नीचे से जाके हमें घूम के यूएस जाना पड़ रहा था। अच्छा। तो ये कनाल जब से बना तो शिपिंग इंडस्ट्री में मतलब बहुत अच्छा ठीक है आया है बूम। तो और इसकी वजह से पनामा कंट्री का भी बहुत सारा मतलब उठा है एक तरीके से। पूरी वहाँ की इंडस्ट्री मतलब शिपिंग से ही चल रही है पनामा में कुछ नहीं है उनके पास काम कुम के लिए। वहाँ पे मरीन रिलेटेड सब कुछ है, मतलब जो भी चल रहा है वहाँ पे। ओके। और एक फिर जब देखा कि पनामा कनाल कैसे लॉक गेट्स में जा रहे हैं, वहां से जहाज उठ रहा है इतना बड़ा, फिर वहां पे एक ओशन से दूसरे ओशन में तुम जा रहे हो 8-10 घंटे में। हाँ। तो फिर जब देखते हैं लगता है कि अरे वहां से ये तो मतलब लोग पैसे देके देखने आ रहे हैं, ये सब चीजें हमें फ्री में देखने को मिल रहा है। हाँ। तो बढ़िया मजा आता है, एक्सपीरियंस बढ़िया है। टोटल कितना टाइम लगता है फिर? पूरा अगर देखा जाए टोटल तो 10-12 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। अच्छा। ट्रांजिट होने में। ओके, 10-12 घंटे में पहुंच जाते हो। ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा सिर्फ अनलोड होता है जो भी, या फिर लोड होता है जो भी? लोड होता था यूएस से, लोड होता था शिप, फिर यूएस से फिर से पनामा जाएंगे, फिर वहां से जैसे ही पनामा से निकले सीधा जापान के लिए 20-22 दिन की सेलिंग पूरी। ओके, वही है बस। और एक जब तुम्हारा लोड अनलोड होता है कितना टाइम लगता है, मतलब कितना टाइम एक बंदे को कंट्री में रुकना पड़ता है? मेरा जो जहाज था वो था एलपीजी टैंकर था। ओके। तो मेरे जहाज को लोड होने मतलब 2-2.5 दिन में, 3 दिन में मोस्टली लोड हो जाता था। एक जहाज के बारे में बताओ, मतलब कैसे होते हैं? मतलब जहाज के बारे में, जहाज भी मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जहाज में हो गए एलपीजी टैंकर जो सिर्फ प्रोपेन ब्यूटेन कैरी कर रहे हैं। ऑयल टैंकर हो गए जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, सब कैरी करते हैं। फिर हो गए केमिकल टैंकर्स का काम हो गया केमिकल, डीजल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। फिर हो गया रोरो शिप्स में मोस्टली मतलब गाड़ियां जो मतलब जो भी कार्गो मतलब जो व्हील्स पे है, रोरो शिप्स उसके लिए बना है। और कंटेनर शिप्स हो गया। कंटेनर शिप्स देखे होंगे आपने, शायद सुना होगा कि वो सुएज कनाल में कुछ का शिप ने ब्लॉक कर दिया था, कंटेनर शिप ही था। ओके। तो कंटेनर शिप्स हो गए। बल्क कैरियर्स होते हैं, बल्क कैरियर्स में कैरी कर लेते हैं। कोल हो गए, मतलब हैवी बल्क में जो हम लेके जा सकते हैं, कोल, ऐसी सैंड वैंड, कुछ भी कॉर्न वॉर्न, व्हीट, कुछ वैसे से रिलेटेड कार्गो बल्क कैरियर्स उनके लिए बना है।
मतलब ऐसे ही मतलब हर एक कार्गो के लिए हर एक पर्टिकुलर शिप डेडिकेटेड बना हुआ है। ओके, तो जो तुम्हारा है वो मतलब बेसिकली क्या? मेरा एलपीजी टैंकर है। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में मेरे को बताओ, क्या हुआ था मतलब जो एवरग्रीन का शिप था सुएज कनाल में, मतलब उस वो पूरा मतलब एक एक्सपीरियंस क्या था वो, मतलब वो उसका क्या बेसिकली क्या सीन था, वो सुएज कनाल बहुत ही छोटा है और वहां से वो शिप था एवरग्रीन जहाज भी है भी 400 मीटर से ऊपर का था शायद। तो वो वहां से कुछ बेसिकली जब हम पायलटेज में होते हैं तो पायलट आता है, मतलब कैप्टन तो जहाज पे होते ही, लेकिन जो पूरी रूटिंग जो चला रहा होता है वो पायलट होता है हमारे साथ, मतलब वो इजिप्ट का ही होगा बंदा कोई, वो जो आ रहा है वो नेविगेशन में एक्सपर्ट है उस एरिया में। Okay. तो वो आके करवाता है सब कुछ। ठीक है। तो बेसिकली वहां पे जो भी हुआ मेरे को लगता है कि विंड वगैरह जो भी कुछ उसकी वजह से थोड़ा सा जरा सा डिसबैलेंस हुआ और उसने पूरी ब्लॉक कर दी कैनाल। शिप टर्न हो गया था। शिप टर्न हो गया वहां पे। Okay. और उसको निकालने में अच्छा खासा टाइम गया, जिससे यार बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था शिपिंग। हाँ, कई बिलियन डॉलर्स का। हाँ, बिलियन डॉलर्स का लॉस हो गया था ये वो। फिर इजिप्ट ने उस जहाज को पकड़ के रख लिया था और इतने पैसे मांग रहे थे कि जितने का जहाज भी नहीं था उससे ज्यादा तो पैसे मांग रहे थे। हाँ। तो फिर यही वो कंपनी ने थोड़ा प्रेशर डाला शिपिंग ने पूरी को कि ऐसे ही नहीं कर सकते वो, तो फिर छोड़ना पड़ा उन्हें बाद में जहाज। ओके, तो ऐसे मतलब इंसिडेंट हो जाते हैं, मतलब जहाज इतना बड़ा था वो, जहाज भी बड़ा तो था, रिस्क के चांसेस हैं। थे चांसेस ना थे। ओके ओके, ठीक है। और उसके बाद मतलब और बताओ कि और बीच बीच में क्या एडवेंचर होते हैं जो नॉर्मल बंदों को नहीं पता होगा, सुनने में नहीं आता? जैसे एडवेंचर, जैसे हम ओपन सी में हैं तो काम तो कर ही रहे, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट भी चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास रहते हैं जिम जिम होता है जहाज पे। ओके। प्ले स्टेशन होता है, प्ले स्टेशन है। अच्छा। पूरे एंटरटेन वो पूरे मतलब एंटरटेनमेंट के लिए रूम्स बने होंगे वहाँ पे, मतलब टीवी वहाँ पे होगा, मूवीज वगैरह पहले से इंस्टॉल्ड होगी, सब कुछ बुक्स वगैरह भी होती है, चेस कार्ड्स अगर आपको खेलने हैं, ये वो कैरम, ये सब टेबल टेनिस सब कुछ मतलब मिलता है आपको अपने ऑफ टाइम में एंजॉय करने के लिए। अच्छा, कुछ मैंने वीडियोस ऐसी भी देखी है कि ऊपरी क्रिकेट भी खेल रहे हैं वहीं डेक पे। क्रिकेट भी खेलते हैं हम भी खेलते थे क्रिकेट, संडे संडे क्रिकेट खेलते थे डेक पे। हाँ। बॉल्स तो अब हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि मारेंगे तो जाएंगे। हाँ। तो हम वहीं पे जहाज पे बॉल्स कपड़े को ऐसे थोड़ा मोड़ ओड़ के टेप टूप बांध के बॉल्स बहुत सारे बनाते थे, फिर बाद में क्रिकेट खेलते थे डेक पे। ठीक है। बढ़िया टाइम पास हो जाता था। ठीक है, ठीक है। और मतलब काम भी कैसे मैनेज होता है वहां पे? एम्प्लॉय कल्चर मतलब कैसा होता है डेक पे? मतलब स्ट्रिक्टनेस होती है, थोड़ा लाइट होता है या मिक्स होता है? सच बताओ तो डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऑफिसर्स कैसे हैं, थोड़े अच्छा। स्ट्रिक्ट हैं, इजी गोइंग हैं, कैसे हैं, उस पे भी डिपेंड करते हैं। बाकी तो वर्क कल्चर तो इस हिसाब से डिवाइडेड होता है कि एक ही बंदे पे मतलब पूरा सब कुछ प्रेशर ना आ जाए। डिवाइड Divide हो हो जाता जाए, है हाँ। कि अगर कोई बंदा 4 घंटे की वॉच कर रहा है तो उसके बाद उसको प्रॉपर रेस्ट मिलेगी, वो अपनी बाद में ड्यूटी पे आए तो मतलब उसको स्लीप प्रॉपर स्लीप मिली हो कि वो देख सके नेविगेशन। और नेविगेशन का काम थोड़ा वैसे ही है कि तुम उसमें ऐसे ऐसे ये नहीं कि इजी गोइंग छोड़ दें कि अरे सो जाते हैं झपकी मार लेते हैं जाने तो कैसे चल रहा है, ठीक है, हाँ। खाली है ओशन तो कुछ भी नहीं है इधर, तो बस ऐसे कर नहीं सकते। बट तो वही है। ठीक है। और रूटीन क्या होता है, मतलब सबका रूटीन बना होता है कि ये इस टाइम पे ये सोएगा या फिर उठेगा, या सबके लिए ऐसे ऐसे रूटीन डिवाइडेड होता है कि कैसे इसका टाइमिंग, वर्किंग आवर्स क्या है, इसका रेस्ट आवर्स क्या है, ये सब क्या है। इस मामले में कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, वर्क रेस्ट आवर शेड्यूल फिल करता है हर कोई बंदा अपना अपना। तो वही है। मेरा क्या था, मैं तो सुबह 4 बजे उठता था, 4 बजे के मेरी 4 से 8 की ब्रिज वॉच रहती थी ओके। थर्ड ऑफिसर के साथ में। तो वही था मेरा, तो 4 से 8 पे, फिर 8 से 3 मैं डेक पे पेपर वर्क ये सब डेक पे घूम रहा हूँ, कुछ देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है काम, ये वो। फिर रात 3 से 6 मेरा ऑफ होता था, फिर 6 से 8 फिर से ब्रिज वॉच होती, नाइट वॉच होती थी, मतलब थोड़ा नाइट का भी एक्सपीरियंस मिल जाए कि कैसे चलता है रात में। हाँ। तो वही है। बाकी ऑफिसर्स वगैरह के लिए तो अलग रूटीन रहता है उनको, क्योंकि ओवर ऑन शायद, फिर उसके बाद वो उनकी 8 घंटे की वॉच तो फिक्स ही रहती है। बाद में उसके अलावा भी उनको अलग भी अपने अंडर में जो उनके ड्यूटीज होती है वो भी देखनी पड़ती है। ठीक है। और यार टोटल टाइम जैसे तुम शिप पे कितना था? टोटल 11 महीने के आसपास तुम रह के आए हो? मैं 11 महीने रह के आया हूँ। वैसे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 9 महीने का था, बट मैंने एक्सटेंड करवा लिया था ये सोच के कि मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। उज्जवल यार, तुम 11 महीने टोटल मतलब ट्रैवल था, तो उसमें कौन कौन सी कंट्री गए थे बेसिकली? 11 महीने में मैं जो कंट्रीज गया था, एक हो गई यूएस, पनामा, जापान, चाइना, साउथ कोरिया। अच्छा। इन्हीं कंट्रीज में गया था क्योंकि मेरा रूट मेरे जो जहाज का रूट था वो यहीं पे ही चल रहा था, तो मेरे को ज्यादा मतलब और कंट्रीज एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं मिला। और वैसे ही कोविड चल रहा था, तो वैसे भी घूमने का तो सीन बहुत ही खराब चल रहा था। अच्छा,
तो पहले मतलब क्या होता है, एक सामान यहाँ पे लोड हुआ, फिर यूएसए में जाके अनलोड होता है? यूएस में लोडिंग ही होती है, अच्छा। डिस्पैचिंग के लिए हमें जाना पड़ता है जापान, चाइना, ओके, कोरिया। फिर वहां से आगे सामान जाता है। तो सबसे पहले जिस कंट्री में, तो एक्सपीरियंस कैसा है वहां पे, मतलब क्या होता है तुम्हारा? जब बेसिकली हम जाते हैं लोडिंग के लिए, वहां पे मतलब आएंगे यूएस के ही लोग आते हैं हेल्प करवाने के लिए कि कैसे है, क्या क्या कार्गो कैसे लोड होगा, ये होगा। तो बाकी ये दूसरे नेशनलिटीज के साथ एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे इंटरेक्शन है, कैसे वर्किंग कल्चर है उनका, ये वो। तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मतलब उनसे, उनकी लैंग्वेज, एक तो लैंग्वेज भी बहुत बड़ा बैरियर होता है। अच्छा। चाइना, साउथ कोरिया, जापान साइड जाके वो लोग इंग्लिश में इतने प्रोफिशिएंट नहीं होते हैं। ओके। तो उनके साथ कम्युनिकेशन बैरियर भी बहुत बड़ा है, उनसे डील करना, अरे मतलब अब इतना रोक दो, इतना कर दो, ये वो, तो उसमें भी बहुत सीन होता है। अच्छा, ठीक है। और मतलब जब जितनी देर तुम्हारा, जैसे तुम 2 या 3 दिन लग जाते हैं शिप को लोड होने में, तो उतने टाइम पे तुम ट्रैवल कर सकते हो, मतलब कंट्री के अंदर ही, जैसे यूएसए में घूमने चले गए थोड़ा वो अगर हमारा जैसे हमारा ड्यूटी आज जैसे ही कंप्लीट हो गए, उसके बाद हम जा सकते हैं घूमने को। अच्छा। लेकिन वापस आ रहे हो तुम अपने अपना, मतलब तुम्हारी दोबारा ड्यूटी स्टार्ट होने के टाइम के बीच के डिफरेंस में तुम्हें घूम के वापस आना है और फिर से मतलब अपनी ड्यूटी भी करनी है, तो इस हिसाब से हो जाता है सीन। अच्छा, मतलब टाइम ही कम होता है वो? टाइम कम होता है। हाँ, 3 दिन अगर मतलब वो ऐसे लगता है ज्यादा, लेकिन शिप लोड अनलोड वो सब में कि मेरा जहाज जो था वो एलपीजी था, तो इनमें मतलब ऑपरेशंस फास्ट ही रहते हैं। लेकिन अगर आप बल्क कैरियर या कार कैरियर में हो, तो यहाँ पे घूमने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बल्क कैरियर 8 इसके जो पोर्ट पे स्टे होते हैं 8-10 दिन के होते हैं। अच्छा, 8-10 दिन के स्टे हो गए तुम्हारा, मतलब बहुत अच्छा मौका होता है लोगों के पास घूमने के लिए। अगर किसी को मतलब मैं कहूंगा फील्ड में आना है, घूमने के पर्पज से ही आना है, तो उनके लिए बल्क कैरियर्स और कार कैरियर मतलब बेस्ट है जो है उनको सेलिंग के लिए। ओके ओके। अच्छा, यूएसए के बारे में तो बहुत कुछ पता है, चाइना में कैसे हमारा इंटरेक्ट होता है, मतलब बेसिकली? चाइना में लोग आएंगे पूरे पीपी वीपी चढ़ा के, अच्छा, बातें करेंगे। अच्छा, वहाँ पे उनके उनके बातचीत क्या कर रहे हैं आदि तो समझ ही नहीं आती, इंग्लिश उनकी क्या होता है ये। बाकी वहाँ पे इतना देखा है कि तुमने बिहेवियर भी उनका डिफरेंट देखा, जैसे इंडियंस हो गए या फिर कोई और कंट्री के साथ होता है? मैं जितना घूमा उतना मैंने देखा है कि जापानीज, कोरियंस ये सब तो बिहेवियर में अच्छे ही थे। थोड़ी बहुत जो दिक्कत आती है वो यूएस में आती है। अच्छा, इनकी हाँ इंडियंस हो गए, थोड़ी बहुत नेचर वाइज अपने आप ही दिखता है, मतलब उनके अंदर ओके, बात करने का ढंग थोड़ा सा होता है वैसे ही रूड टाइप सा थोड़ा। अच्छा, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर यूएसए निकले तुम, फिर पनामा आए थे शायद? यूएस से पनामा। ठीक है, वहां पे भी रुके थोड़ा टाइम? हाँ, वहाँ पे एंकर पे ही रहता है जहाज मोस्टली, क्योंकि हम जाते हैं सीधा ही, हमें ट्रांजिट नहीं करवा सकते। हमारे से पहले भी बहुत जहाज होते हैं जो अच्छा खड़े होते हैं, मतलब कि ट्रांजिट के लिए हमें अपने बारी का एक तरीके से वेट करना पड़ता है। 2-3 दिन के भी एंकर मिल सकते हैं हमें, 5-5 दिन एंकर रहना पड़ता है। ठीक है यार, इतना लंबा टाइम तुम इधर से उधर ट्रैवल चल रहा है, तो घर पे कैसे बात करते हैं? मतलब कॉलिंग होता है, इंटरनेट होता है, क्या फैसिलिटीज होती है वहाँ पे? वैसे तो नेट के लिए, नेट आजकल के टाइम में तो बहुत सारी कंपनीज में बहुत इम्प्रूव हो गया है, अच्छा खासे नेट के पैकेजेस भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं जिस शिप पे था वहाँ पे तो 2 GB पर मंथ मिल रहा था। मेरे ऐसे दोस्त भी थे जिनको 1 GB मिल रहा था महीने का। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी थे जिनको हफ्ते का 5 GB मिलता था। अच्छा, मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो अनलिमिटेड चला रहे हैं महीने का। समुद्र में इंटरनेट मिलता कैसे है? समुद्र में इंटरनेट का वही सीन हो रहता है, सैटेलाइट्स वगैरह से ही पूरा चलता है। अच्छा, और ऐसी बात नहीं है कि मतलब बहुत ही बेकार चल रहा है, आज के टाइम में बहुत इंप्रूवमेंट है, हाईटेक हो गया है पूरा वर्ल्ड। तो मतलब नेट इतना बड़ा मैं इशू कहूंगा नहीं नेट को कि नेट नहीं चल पाता है। वो नेट के कनेक्शन वहाँ पे भी अच्छे चलते हैं, मतलब इतना तो हो ही जाएगा कि तुम कॉलिंग वगैरह व्हाट्सएप तो चला ही सकते हो। अच्छा, सिनेरियो में अच्छा, वो सब कोई अब दिक्कत नहीं रही, मतलब बात ही नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रही है। और जब जैसे तुम पोर्ट पे लगे, तुम वहाँ का सिम कार्ड लेके डाउनलोड वगैरह जो करनी है, मूवीज वगैरह अच्छा खासा दबा के नेट चलाने को, इंस्टाग्राम ये सब, यूट्यूब तो पोर्ट पे चला सकते हैं वो हम। ठीक है, बाकी ओपन सी में तो मेरे को लगता है अगर 2 GB पर मंथ मिल रहा है कॉलिंग और सिर्फ चैटिंग के लिए, मोर देन सफिशिएंट ही होता है 2 GB। अच्छा, अगर हम एक तरह से ढंग से यूज कर रहे हैं। लेकिन घर पे आके तो अपना अलग ही सीन रहता है, 1.5 GB एक दिन का। वो भी कम लग रहा है, कम होता है, वाईफाई लगा रहेगा। अच्छा, लेकिन आज के टाइम में बात करूँ तो अभी इलॉन मस्क का कुछ स्टारलिंक से रिलेटेड सैटेलाइट्स भेजी हैं। वो जो उसका मेन पर्पस वो यही है कि अच्छा इंटरनेट ऑल द ग्लोब मतलब प्रोवाइड करवाना। राइट। तो वो सैटेलाइट्स गई, उसके सर्कुलर भी हमारे शिप्स पे आए थे कि इंटरनेट इंप्रूव हो सकता है, मतलब होएगा ही बेसिकली। आने वाले टाइम में इंटरनेट या इस फील्ड में इम्प्रूव ही होने वाला है। तो मेरे को जो अब तक जो सबसे बड़ी दिक्कत लगती थी शिपिंग में, मेरे को इंटरनेट ही लगती थी
कि भाई मतलब अपने ऑफ टाइम में तो एटलीस्ट हमें थोड़ा तो कुछ एक्सप्लोर करने को मिले, क्या चल रहा है दुनिया में, ये हम तो बिल्कुल कट जाते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे पता ही नहीं है कुछ। राइट। तो वही है दिक्कत, लेकिन मेरे को लगता है ये इम्प्रूव हो जाएगी आने वाले टाइम में। ये सब चल रहे हैं जो भी स्टारलिंक से रिलेटेड, तो होएगा ही आने वाले टाइम में। जब कोरोना आया था तब कई शिप होंगी बेसिकली जो ट्रैवल कर ही नहीं होंगी, रास्ते में होंगी। बहुत सारी कंट्री लगातार फिर लॉकडाउन लगाया, एकदम पूरी कंट्री बंद हो गई है। जब इनके पास कम्युनिकेशन मिला तो इनको इनके साथ मतलब कैसे चेंज हुआ था, बिहेवियर इनका कैसा, एक्सपीरियंस इनका क्या हुआ था? जब ये सब, मैं तो बेसिकली तब गया था जब कोविड मतलब थोड़ा सा खत्म हो गया था बेसिकली, लेकिन ये नहीं कह सकते खत्म था, बट चल रहा था। लेकिन जो मेरे से पहले जो सीनियर्स लोग थे, मैं जिनसे सुनता था, उनका था ऐसा था कि वो बताते थे 13-14 महीने भी जहाज पे रहे थे कोविड की वजह से, साइन ऑफ नहीं हो रहे थे। अच्छा। मतलब जहाज तो है कि चल रही है, शिपिंग इंडस्ट्री को रोक नहीं सकते क्योंकि 90% ट्रांसपोर्टेशन शिपिंग से चल रहा है। और कोविड में कितने सारे बिजनेसेस, कितने लोगों की जॉब चली गई, लेकिन एक शिपिंग इंडस्ट्री थी जो तब भी चल रही थी। मतलब सैलरी तुम्हारे आ रही है, तुम काम कर रहे हो तो, और तुम जॉबलेस नहीं हो, तुम्हारी शिप्स क्योंकि अगर रुक गई तो आधी कंट्रीज तो मतलब ऐसी खाने की उससे से ही मर जाएंगे अगर शिपिंग को रोक दिया जाए तो। राइट। तो इसलिए शिपिंग तो चल रही थी। बाकी जो मेन दिक्कत आ रही थी वो साइन ऑफ से रिलेटेड दिक्कत आ रही थी। कंट्रीज में साइन ऑफ नहीं मिल रहा था, लोग इतने टाइम फैमिली से दूर रह रहे हैं, लोगों की फैमिलीज में डेथ हो रही है, वो घर नहीं जा पा रहे, वैसे स्ट्रेसफुल हो जाता है काम करना जहाज पे, फैमिली से दूर हो तो तुम। तो कोविड में मतलब बहुत दिक्कत आई थी लोगों को। ओके। उसके बाद जब निकले भी थे, फिर वहां पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी इनका कैसे चला था? वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला था बहुत सारी कंपनीज में, मतलब अलग अलग कंट्रीज में तुम आपके लिए मतलब पूरा वो करवा दिया था कि वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी। ये नहीं कि इंडिया आएंगे तभी लगेगी, जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां से वैक्सीनेशन डोजेस लगवाई। मैंने खुद मतलब बूस्टर डोज यूएस से लगवाई थी। Okay. कंपनी पूरा करती है, देखभाल तो करती है, ऐसी बात नहीं है कि बस। हाँ, मेरा अगला क्वेश्चन मतलब वही है कि कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, जो फूड होता है, जो भी तुम्हारा एंटरटेनमेंट होता है, और उसके अलावा क्या क्या मतलब कंपनी की तरफ से फूड की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, पूरा बिजली पानी वानी वो सब तुम्हें कुछ नहीं पे करना उसके लिए। ठीक है। बाकी फैमिली कैरेज की भी फैसिलिटी बहुत सारी कंपनीज में मिलती है। टॉप 4 रैंक्स के लिए रहती है बेसिकली वो, कि आप अपनी फैमिली भी ला सकते हो ऑनबोर्ड। अच्छा। अगर आपको लानी है तो ठीक है, अकेले सेलिंग नहीं कर सकते आप, तो फैमिली को ला सकते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं बहुत सारे हैं। तो वही है कंपनी, मतलब अगर आप किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं तो वो बेनिफिट्स भी आपको देगी बहुत सारे, इंश्योरेंस से रिलेटेड ये सब। ओके। उसके अलावा अच्छा, उसके बाद इंडियन नेवी का भी कोई रोल होता है, मतलब किस में, सपोर्ट में या फिर कुछ कनेक्शंस में? ये बहुत से लोगों को डाउट रहता है ये इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी। हाँ, पहले वो भी क्लियर कर दो बेसिक। कितने लोगों को बताता था कि मतलब मैं मर्चेंट नेवी में, तो उनका पहला सवाल यही होता था कि कहाँ पे पोस्टेड हो। यार मैं कैसे बताऊं, इंडियन नेवी में नहीं, मैं मर्चेंट नेवी में मुझे बताना पड़ता है, प्राइवेट फील्ड है ये। बिल्कुल अलग है इंडियन नेवी से। तो क्लियर भी कर दो मतलब कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में डिफरेंस क्या है? इंडियन नेवी का जो काम रहता है वो बेसिकली रहता है अपने नेशनल बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, कि वहां से कुछ मतलब उल्टे सीधे काम नहीं चल रहे हैं ये वो। और वही मर्चेंट नेवी का काम, जैसे मर्चेंट वर्ड ही डिफाइन करता है कि शिपिंग पूरा, मतलब वही इधर उधर से लेन देन का काम चलाना। मर्चेंट नेवी का जो काम रहता है वो एक कंट्री से दूसरी बिजनेस का ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का वही काम रहता है। राइट। और इंडियन नेवी का काम रहता है कि उन्हीं शिप्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना फ्रॉम पायरेट्स वगैरह ये सब को, कि सेफली ऑपरेशन चलते रहे ये वो। ओके रहता है बस। ओके। तो इनका आपस में बीच में इंटरेक्शन होता है कभी, मर्चेंट नेवी जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर कोई भी मतलब, और इंडियन नेवी कोई सपोर्ट करती है किसी तरह का? मैंने तो अब जितना टाइम मैं तो कोई ऐसा खास इंटरेक्शन देखा नहीं, लेकिन अगर हाँ कुछ पायरेट से रिलेटेड इंसिडेंट होते हैं तो हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, तो वही लोग आते हैं हेल्पिंग वगैरह के लिए कि कैसे चल रहा है सब। अच्छा अच्छा। तो कभी कभार जब तुम लंबा ट्रैवल कर रहे हो तो सी स्टॉर्म वगैरह आते हैं, है ना, या कुछ भी तूफान आ गया, बारिश होगी, पता नहीं क्या क्या होता होगा, वो आप ही बता सकते हो। तो वो सब कैसे पता लगता है, और या वो पहले ही पता लग जाता है, या तुम कई बार डील करते हो उसी से? आज के टाइम में तो मतलब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि किस रूट पे रिस्क है, किस रूट पे रिस्क नहीं है। तो हम उसी हिसाब से अपना पैसेज चेंज कर लेते हैं अपने रूट जहाज का, कि भाई मतलब वहां पे थोड़ा रिस्क है, हैवी वेदर है, रोलिंग होगी, हम चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे चेंज करने के बाद भी जहाज रोल करता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही अवॉइड करके ऐसे ही रूट बना देंगे, बिल्कुल ही इतना डिस्टेंस लंबा कर दिया हमने, फ्यूल भी पूरा कंजप्शन ज्यादा होगा। तो इसलिए हमें इस हिसाब से भी रूट प्लान करना पड़ता है कि हम ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी ना करें,
क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है कि टाइम की बहुत वैल्यू रहती है कि टाइम पे कार को पहुंचा रहे हो आप या नहीं पहुंचा रहे, एक दिन का डिले भी मतलब बहुत बड़ा लॉस करवा देता है शिपिंग कंपनीज को। ओके। तो वो भी है, ऐसा भी होता है कि हमें रोलिंग झेलनी पड़ती है इसी वजह से कि कार को टाइम पे पहुंचना चाहिए वहां पे। ठीक है। तो रोलिंग वगैरह में तो अच्छा खासा दिमाग घूम जाता है। तुम्हारा कभी मतलब हुआ है डायरेक्ट कांटेक्ट ये किसी कोई भी स्टॉर्म वगैरह किसी से? स्टॉर्म मैं कहूंगा ऐसे कोई बड़े स्टॉर्म से नहीं हुआ, बट बेसिक नॉर्मल रोलिंग पिचिंग चल रही है जहाज पे, वो वही है। मेरा कुछ ज्यादा बड़ा एनकाउंटर भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं शायद मेरी किस्मत कह लो कि मेरे को मिला नहीं पहले जहाज पे। अच्छा। लेकिन जितना मेरे को मिला था 20-25 डिग्री तक की रोलिंग तो मैंने भी देखी है, मतलब कि अच्छा ऐसे मतलब जहाज के टेबल पे पेपर वगैरह फाइल्स पड़ी गिरती हुई नीचे, ये वो सब तो मैंने भी देखा है। और कैसे डील करते हो? मतलब वो अपने आप ही हमारा मतलब कि शिप ही इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने आप ही सेट करता है, या फिर उसमें भी कोई रोल होता है पायलट का? इसमें जो सीन है मैं बताऊं तो जितना बड़ा आपका जहाज रहेगा उतना आपकी रोलिंग जहाज की कम रहेगी। ओके। भाई मेरे जहाज में मतलब इंडियन नेवी के भी लोग थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब एक्सपीरियंस लेके आए थे। वो बताते थे कि इंडियन नेवी के जहाज पे जब काम करते थे वो कि बहुत छोटे जहाज होते थे, वो रोलिंग वगैरह बहुत होती थी। अच्छा। यहाँ पे जो ये रोलिंग हो रही है कुछ भी नहीं है, मतलब तुम बहुत बेटर एनवायरनमेंट मिला हुआ है तुम्हें यहाँ पे। अच्छा। जहाज हमारा, क्योंकि जो जहाज था उसकी लेंथ शायद 230 मीटर की थी, और शायद जो टाइटैनिक था वही 260 मीटर का था शायद। ओके। हाँ मतलब उससे 30-40 मीटर ही छोटा होगा। तो मतलब जहाज जितना बड़ा रहता है उतनी रोलिंग कम होती है, ऐसा सीन रहता है। आज तक मतलब सबसे बड़ा शिप? अब तक का जो सबसे बड़ा शिप है वो मेरे को ऐसे तो नहीं पता, लेकिन शायद 400 मीटर से ऊपर का है। ओके। 400 मीटर से तो ऊपर का ही है जहाज। 400 मीटर के विचार में लेके काफी अच्छा। और इसमें मतलब कि जब भी कोई कुछ भी अगर मतलब कि अगर कुछ अनइवन होता है, ठीक है, तो इसको क्लेम कौन करता है फिर? जैसे मैं कह रहा हूँ कि ओपन सी में और कुछ भी अनइवन हो गया, वो कुछ कहीं पे मतलब सिंक हो रहा है जहाज, कहीं पे कुछ हो गया, डैमेज हो गया जहाज पे, मशीनरी फेलियर हो गया, कुछ आप कर नहीं सकते। इसके लिए मतलब पर्टिकुलर पूरे GMDSS का इक्विपमेंट रहता है पूरे जहाज पे। मतलब पूरा तुम डिस्ट्रेस या सेफ्टी में कुछ भी वो सिस्टम तुम यूज कर सको। और आज के टाइम में तो ऐसा है कि अगर तुम डिस्ट्रेस मैसेज कुछ भी अगर रेस कर दो तो बहुत जल्दी मतलब रेस्क्यू के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ओके ओके। बेसिकली अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है कुछ जहाज में, रेस्क्यू मतलब लाइफ बोट्स हमें यूज करनी पड़ रही है अपनी ये वगैरह, तो फिर जो नियरेस्ट शिप होगा हमारे उसकी एज ए ये ड्यूटी भी बनती है कि किसी डूबते हुए जहाज को जाके बचाना। मतलब अच्छा आप अच्छा। ऐसे स्किप नहीं कर सकते कि हाँ भाई अगर वहां से अगर ऐसे कि उन्हें मैसेज आया कि वहां पे है कुछ, अगर आप नियरेस्ट हो तो जाके हेल्प करनी पड़ती है। ओके ओके। कि कुछ भी अगर दिख रहा है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कौन है वैसे? मतलब जिस कंट्री के नियरेस्ट होते हो आप, उस कंट्री की मतलब नेवी लेगी, या फिर आपस में ही मर्चेंट एक दूसरे की हेल्प करेंगे? जैसे ओपन सी में तो ऐसा नहीं है कि हर जगह नेवी, हर कंट्री की नेवी पहुंच पाएगी। हाँ। तो हमें भी इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि अगर तुम्हारे पास में भी कोई ऐसा सीन हो रहा है तो फिर तुम जाके उनको रेस्क्यू कर सको। ठीक है। ओके। और कई बार जब इतना लंबा रूट होता है तो कई ऑफिसर्स होते हैं, फैमिलीज भी लेके आते होंगे? हाँ, लोग फैमिलीज भी लेके आते हैं अपनी ऑन बोर्ड, लेकिन मेरे जहाज पे तो कोई नहीं लाया था। हाँ। बेसिकली वो भी एक टाइम का एक्सपीरियंस रहता है, फैमिली एक बार आ जाती है उसके बाद तो वो भी बोर ही हो जाते, करेगा नेट नहीं है वो कुछ नहीं है। हाँ। तो फिर वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आती है फैमिली मोस्टली। ओके। उनकी भी कोई ट्रेनिंग होती है? उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। अच्छा। तो बस आके हम मजे मारेंगे। और स्विमिंग आना मतलब मस्ट है कि नहीं चल जाएगा उससे भी ना काम? स्विमिंग आना तो इस फील्ड में मतलब मस्ट है। स्विमिंग आती है तो मतलब तुम तभी हो, तो समुद्र में जा रहे स्विमिंग आती है। ठीक है। उसके बाद तुम जब कई बार अब तो फैमिली नहीं है, तुम्हारा टाइम पास, नेट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो वहां पे और कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दारू सिगरेट वगैरह कुछ चलता है तुम्हारा? मैं बेसिकली टैंकर्स में था, तो टैंकर्स में क्या सीन रहता है, हार्ड लिकर अलाउड नहीं होती है। ओके। बेसिकली तुम बियर, वाइन, सिगरेट्स ये सब मिल जाता है, बट लेकिन हार्ड लिकर नहीं मिलती है। ओके। लेकिन ये भी चीज ठीक है, तुम्हें अलग अलग कंट्रीज की बियर, वाइन ये सब मिल रहा है। कितनी अलाउड होती है? क्या कुछ इसमें भी कुछ मतलब परसेंटेज होता है कंपनी पॉलिसीज में कि बियर का इतना 5% तक होना चाहिए, वाइन 15% तक अल्कोहल कंटेंट, और ऐसा भी है तुम अपने ड्यूटी के 4 घंटे पहले नहीं पी सकते हो। अच्छा। तो उससे मतलब वो भी एक आ जाती है रिस्ट्रिक्शन। और बाकी अगर तुम ड्राई शिप्स में हो, ड्राई शिप्स हो गई अपनी वही बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, कार कैरियर्स, ये सब, इन शिप्स में मैं अपने दोस्तों से सुना है यहाँ तक कि मतलब हार्ड लिकर भी अलाउड होती है। अच्छा। रेडी वगैरह जो सब है अपने
ठीक सब है। मिलता है उधर। और कितना कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब किस किस लिमिट होती है उसमें भी? इसके लिए लिमिट रहती है, दिन की 2 बियर अलाउड होती है ऑफिशियल कंपनी की तरफ से। अच्छा, और अनऑफिशियल? अनऑफिशियली तो लोग कर लेते हैं जुगाड़, जिन्होंने करना होता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मतलब कि और क्या क्या, मतलब जो भी है, जो नहीं पता होगा, और जो अनऑफिशियल ऑफिशियल है वो भी अवेलेबल होता है, जैसे? बाकी तो वही है, एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास मूवीज वगैरह। मैं जैसे ज्वाइन कर रहा हूँ जहाज, अगर कल परसों में जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो ऐसा ही मेरी ड्यूटी भी बनती है सीवन की, जो लेटेस्ट मूवीज जो भी सीरीज वगैरह आई है सब डाउनलोड करके लेके जाऊंगा। क्योंकि जब आप जहाज ज्वाइन करते हो तो बाकी के लोग जो वहाँ पे पहले से ही हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ नया कंटेंट लेके आया है हमारे लिए। अच्छा। तो वही हम सब लेके जाते हैं वहाँ पे। आप जाओगे और भी लोग हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ नया मूवीज वगैरह पड़ा है, तो मतलब सारे मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत इतना सामान हो जाता है कि तुम 11 महीने भी तुम्हारे लिए, तुम 11 महीने में भी नहीं देख पाओगे वो पूरा 11-12 महीने में भी। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा मतलब और अनऑफिशियल मतलब ड्रग्स वगैरह ये सब तो कुछ नहीं? ड्रग्स वगैरह तो बहुत, इसके खिलाफ तो बहुत हाई पॉलिसीज है कंपनीज की। अच्छा, ड्रग्स रिलेटेड ये सब। और ऐसे कई बार ट्रांसपोर्ट भी करते हैं कुछ, तुमने सुना है? कई लोग शिप हो गई इलीगली जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत चलता है, जैसे पीछे ट्रैफिकिंग चलती है बहुत। अच्छा, ड्रग्स वगैरह तो चल ही रहे हैं, लोग कंटेनर्स, शिप्स में कंटेनर्स के अंदर बैठ के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये तो अभी भी चल ही रहा है। कि अगर हम रिसेंट इंसिडेंट उठा के देख लें, अभी 2-3 महीने पहले भी हुआ था, तो मतलब इसके खिलाफ कंपनी की पॉलिसीज तो बहुत स्ट्रिक्ट ही रहती है। मतलब कि ड्रग्स से रिलेटेड तो खास तौर पे, कि अगर कहीं पे भी अगर ड्रग्स वगैरह का सीधा सीन हो तो मतलब सीधा तुम जेल में जाओगे। ओके, अच्छे वाला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी चलती है, Human तो trafficking, कई मतलब इलीगल माइग्रेट होते हैं जो इलीगल हाँ। मिग्रेंट्स होते हैं जो ये वो ऐसे चल रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहा है शिपिंग में। ओके। तो उसमें मतलब कि किसका रोल होता है? वो मतलब जो कैप्टन होता है वही आपस में सेटलमेंट होता है, या फिर कैसे, मतलब इसका तो कभी कुछ पता नहीं लगता है पता आपको? नहीं लग पाया बेसिकली कि कोई कैप्टन के अंदर में, या फिर जो वहां से कार्गो दे रहा है हमें उसी की पहले से ही प्लानिंग है दूसरे पोर्ट पे कि हम यहाँ से बंदे भेजेंगे। ओके। क्योंकि बेसिकली कंटेनर्स में जब कार्गो लोड गया तो कोई पूरा सब कुछ लॉक्ड है, कोई खोल के देखता नहीं है क्या अंदर क्या है। राइट। तो फिर क्या जा रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता होता बेसिकली। अच्छा। कंटेनर शिप्स में देखा जाए तो। ओके। एक एम्प्लॉय को मतलब और कितना सामान मतलब वो कैरी कर सकता है अपने साथ खुद भी वो? एम्प्लॉय के हमारे लिए वैसे रहता है, हम लोगों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी देखा जाए अगर सीमैन हो आप तो आपको एक्स्ट्रा वेट मतलब अलाउ कर दिया जाता है आप लोगों को कि अब हम दो बैग्स मतलब 22 kg 20 के 2 बैग्स ये कैरी कर सकते हैं, और साथ में हैंड बैग तो अलग ही है। ठीक है। तो काफी सारी चीजें यार मेरे को पता लगी है जो मेरे को पता नहीं लगी थी, मतलब पहले नहीं पता थी ऑब्वियसली। और अब तुमने इतना एक्सपीरियंस तुम्हारा हो गया, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या दिखे तुम्हें? एडवांटेजेस मैं बताऊं तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे को लगा वो तो पैसे का ही था। बाकी घूमना फिरना तो सबका इतना सेकंड नंबर पे ही रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी मनी ही रहती है। ठीक है। यहाँ पे पैसा रहता है, बाकी किसी को क्योंकि मजा तो आता नहीं है 4-5 महीना ऐसे जब पानी में रहना, फैमिली से दूर है वगैरह। हाँ। तो वही है, बाकी घूमने को भी मिल जाता है, वो भी एक अच्छा एडवांटेज है। और बाकी अगर आप इंडिया से 180 डेज बाहर रह रहे हो तो आप एज एन NRI काउंट होते हो। अच्छा। आपकी सैलरी पे टैक्स भी नहीं कटता है। ओके। हमारी जो सैलरी आ रही है वो पूरी टैक्स फ्री रहती है, तो अच्छा। एक वे भी एडवांटेज मिल जाता है बढ़िया। ओके। और डिसएडवांटेज क्या है फिर? डिसएडवांटेज यही रह जाते हैं कि नेट, जैसे मैं कह रहा था कि अभी भी चल ही रहा है, मतलब दिक्कतें होती हैं इंटरनेट की। बाकी आप बीच ओशन में हो, आपकी फैमिली में कुछ हो गया है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मतलब कि आप नेक्स्ट पोर्ट का वेट करो, मतलब वही कर सकते हो। और उस टाइम पे बंदे के लिए जहाज पे टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे खुद के जहाज पे भी ऐसे मैंने सीन देखे थे कि मेरे एक साइड इंजीनियर थे, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वही है मतलब इमरजेंसी में साइन ऑफ करवाना, ये सब पूरा टिकट्स बुकिंग ये सब इंडिया पहुंचवाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो और फूड भी होगा फिर एक डिसएडवांटेज? फूड भी एक डिसएडवांटेज होता है। हमारी तो चलो कंपनी ठीक थी कि मतलब खाने के मामले में सब कुछ सही मिल जाता है, कहीं कहीं जगहों पे फूड की भी बहुत बड़ी डिसएडवांटेज रह जाती है। तो ओवरऑल मतलब तुम क्या कहोगे, मतलब अगर किसी बंदे को अगर वो सोच रहा है करियर में, क्योंकि मोस्टली मेरे ख्याल 11-12 के बाद ही जाते हैं ऑप्शन चूज करते हैं, 12th के बाद ही चूज करते तो तुम मतलब कि सजेस्ट करोगे कि मर्चेंट नेवी एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए, अगर जिनको एक्सप्लोर करना है और कुछ सीखना है या फिर जो भी एडवेंचर है उसके लिए? मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अगर आप एक इंट्रोवर्ट टाइप के बच्चे मेरी तरह बिल्कुल ही, तो
अगर आप शिपिंग ज्वाइन कर रहे हो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा। आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंड सर्कल आपके बहुत अच्छे, बातचीत करने वाले, तो मतलब ये फील्ड आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी फील्ड बुरी अच्छी क्या होती है, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आपको पता नहीं चल पाता कि हम ये चीज सही है हमारे लिए नहीं है। बाकी मेरे लिए तो मेरे को लगता है कि अब तक की मैंने सही डिसीजन लिया अपनी लाइफ में। बाकी तो ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को कि अगर आपका सही में इधर मन है आने का, ये है मतलब आगे आपको लगता है कि लाइफ अच्छी हो सकती है मेरी, मैं इससे बेटर कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, और कहीं करूंगा काम तो मेरे को शायद इतना पैसा ना मिले कहीं पे, राइट, तो मैं कहूंगा कि आ सकते हैं आप इस फील्ड में। ओके, तो पैसा पैसा पहली चॉइस मनी। सबसे पहले तो सैलरी कैसे होती है इसमें, क्या और कितनी होती है, किस हिसाब से होती है, इंक्रीमेंट कैसे होते हैं? और बेसिकली जब आप ऐसे कैडेट जाते हो तब भी आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा होता है। ओके, उसको सैलरी देने बोलेंगे, स्टाइपेंड ही ठीक रहता है। और ये स्टाइपेंड भी मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता है, हर एक कंपनी के लिए अलग रहता है। जहाज जैसे मैं बताया था आपको, टाइप्स ऑफ शिप्स, शिप टू शिप भी आपका सैलरी में बहुत बड़े बड़े डिफरेंस आते हैं। ओके, टाइप ऑफ कार्गो आप कैरी कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है, कंपनी में कौन से रैंक पे हो, क्या काम है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं अगर बात करूँ एज ए कैडेट की, तो मैं मेरी जो सैलरी थी वो थी अराउंड 600 से 650 यूएस डॉलर के बीच में थी। Okay. बाकी मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो 400 यूएस डॉलर में काम कर रहे थे। Okay. हमारे यहाँ पे जो बेसिकली रहती है मतलब सैलरी डॉलर्स में ही आती है हमारी। Okay. अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर की, तो डॉलर्स में ही काम चलता है पूरा। ठीक है। तो मैं अगर एक रेंज बताऊं जो होनी चाहिए, वो $400 से लेके मतलब अप टू $800 तक जा सकती है एज ए डेक कैडेट की सैलरी। Okay. मतलब आप एक ट्रेनिंग में इतने कमा रहे हो तो मतलब बहुत बहुत है इतना तो बच्चे के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जो फर्स्ट ऑफिसर होता है जो उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीमेंट होती है, थर्ड ऑफिसर बन रहे हैं आप। थर्ड ऑफिसर की सैलरी अगर मैं बताऊं तो बेसिकली 2400 से अप टू 400 यूएसडी डॉलर तक इसके बीच में कुछ भी हो सकते, डिपेंडिंग ऑन आपका कौन सा टाइप ऑफ शिप है। बेसिकली टैंकर्स में सैलरी हाई रहती है, क्योंकि टैंकर्स में क्या है, रिस्क है। एक तो कार्गो जितना आपका महंगा होगा उतनी आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे एलपीजी का आपको गैस का प्राइस रेट पता है क्या चल रहा है आज के टाइम में। हाँ। तो उस हिसाब से एलपीजी के ऑफिसर्स के लिए सैलरी हाई रहती है। वही टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, इनमें मतलब सैलरी आपको बाकी जहाजों से मतलब थोड़ी सी हाई मिलेंगी यहाँ पे। ओके, जो $400-500 पर मंथ सैलरी मिल रही है। $400-500 तक हाँ मिल रही है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे अगर मैं सेकंड मेट की बात करूँ, उसके बाद फिर 4000 से 6000 के बीच में सेकंड ऑफिसर की सैलरी रहेगी। 4000-6000 पर मंथ से। ओ भाई, अच्छा। बाकी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, पता चल जाएगा। 3-4 लाख रुपए पर महीने के ऊपर हो गया। उसके बाद आता है चीफ ऑफिसर की सैलरी हो जाती है रेंज टू बिटवीन 8000 to 12000 इसके बीच में। अच्छा, वही डिपेंडिंग ऑन शिप कौन सी पे आप कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द डे बनना तो आपको कैप्टन है ही सबको। तो जो कैप्टन की रहती है वो रहती है मतलब 10K से 15 मैं जितना सुना है 20K तक भी सुना है मैंने तो। अच्छा। कैप्टन की मंथली सैलरी रहती है कई कंपनीज में, जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं 10 के बाद। ओके, एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ पे मतलब सैलरी बढ़ती ही है। कितने टाइम में बंदा मतलब कैप्टन पहुंच जाता है, मतलब कितना अगर आप एक्सपीरियंस? सब कुछ अपने सारे एग्जाम्स टाइम पे निकाल रहे हो, ट्रेनिंग के लिए टाइम पे जा रहे हो अपना, तो अगर वर्स्ट सिनेरियो भी बोलूं कि बिल्कुल ही मतलब निकम्मा ही है, ऐसे आराम से कर रहा है काम बंदा, तो एटलीस्ट 35 तक तो बन ही सकता है। बाकी अगर तो आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, आप 32 तक भी बन सकते हो। मेरे जहाज पे 33 का भी कैप्टन था, वो मतलब जल्दी कैप्टन बन गया था। तो वही आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हो। ऑलमोस्ट मतलब 30 से 35 की एज 30 वाले से में 35 के बीच में आपके पास बन जाते कैप्टन। और सैलरी अगर तुम कह रहे हो 10 से 20 हजार के आसपास डॉलर्स, तो $10,000 लगभग हो गया, 8 लाख रुपए पर मंथ सैलरी हो गई। ड्राई शिप्स के लिए अगर आप वो किसी टैंकर पे, उसके लिए तो 15K से स्टार्ट हो जाता है। 15K से स्टार्ट होती है। तो मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं हाई पेइंग जॉब है। 10-12 लाख के आसपास तुम्हारी पर मंथ सैलरी हो रही है। अच्छा, तो एक और भी होता है मतलब कि जितने टाइम आप शिप पे होते हो उतनी की सैलरी मिलती है। पहले मेरे को ये भी सुनने में आता था कि आप 6 महीने के शिप पे रहते हो तो 6 महीने अगर नहीं भी रहते उस टाइम की भी सैलरी आपको कुछ देती है कंपनी। अब ऐसा है कुछ? हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जब तक हम जहाज पे उसी टाइम में हमें सैलरी मिलती है।
अच्छा। घर पे आ गए तो उसके बाद मतलब तुम आपकी मर्जी के मालिक हो कि आपको कब जहाज ज्वाइन करना है। इससे 6 महीने घर पे, 6 महीने जहाज पे, ये सब मिथ बना के रखा हुआ है कि बस ऐसे ही चलता है। अगर आप चाहो तो कि मैं 6 महीने काम करके आऊँ, मेरे लिए 2 महीने की छुट्टी काफी है, मैं 6 महीने के लिए फिर से वापस जा सकता हूँ, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे पे तो जब आप ऑन बोर्ड हो तभी मिल रहा है। राइट। तो आपके ऊपर है कि अगर आप चाहो तो कि हाँ मेरे को साल, 2 साल, 3 साल मेरे को नहीं जाना जहाज पे, आखिर से ये भी ऑप्शन है कि आप कुछ और ट्राई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं कुछ और एग्जाम्स वगैरह, गवर्नमेंट एग्जाम, जॉब्स वगैरह कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आप लोगों के लिए बढ़िया हो जाता है कि आप अपने किसी और चीज के लिए टाइम दे सकते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द अगर आपको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो पाया है यहाँ पे, अब बैक टू शिपिंग लाइफ ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आपके पास जब तक आपके पास लाइसेंस है ऑफिसर का, आप कभी भी रेडी टू ज्वाइन हो। और इस फील्ड में ऐसा है कि अगर आज के टाइम में मतलब ऑफिसर्स की बहुत शॉर्टेज है इस फील्ड में। अच्छा। तो बेसिकली जॉब स्कैर्सिटी है अच्छी खासी। ओके। तो कोई भी आ रहा है तो मतलब अगर आप एक्सपीरियंस ऑफिसर हो तो आपके लिए जॉब्स मतलब बहुत है, कभी भी आप आओ जाओ, ऐसा ही है। कभी भी शिपिंग इंडस्ट्री छोड़ दो, कभी भी ज्वाइन कर लो। ठीक है। और मतलब 90% अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी के थ्रू हो रहा है तो मतलब वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी है। ओके ठीक है यार, मतलब सैलरी तो मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी। कंसीडर करना चाहिए, मतलब जिसका भी थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है किसी का इंटरेस्ट सी में तो ये बाकी तरीका सबको नहीं पता होगा, कोई गलत तरीके में भी चले जाते हैं, एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। अच्छा। ऐसे वैसे देके करवाना पड़ता है, तो उन सब चीजों से अवॉइड होना भी बहुत जरूरी है। ये सब प्रॉपर मतलब गाइडेंस के साथ प्रॉपर गाइडेंस होनी जरूरी है। कॉलेज अगर थ्रू कंपनी आपकी ठीक है, रेप्यूटेड है या नहीं है, कोई ऐसी फर्जी कंपनी तो नहीं है जो आपको बस पैसे लेके छोड़ देगी बस। मतलब प्रॉपर मतलब एम्प्लॉय का रिसर्च कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी इस फील्ड में जरूरी है बहुत। ठीक है ठीक है ठीक है यार, थैंक यू सो मच उज्जवल यार, मुझे बहुत पर्सनली बहुत कुछ नॉलेज मिली है और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ पता लगा होगा। फिर भी अगर अब तुम्हारी मतलब नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग कब है, मतलब दोबारा? मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं भी शायद सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में मतलब दोबारा। ठीक है तो ठीक है, तो सितंबर के बाद से तुम्हारा जब भी होगा तो उसके बाद एक दोबारा सेकंड एक्सपीरियंस भी तुम्हारा लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, बहुत सही लगा मुझे बात करके। ठीक है, थैंक यू।